आई एम परवीन अग्रवाल फॉर माई जीएस। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। पिछले क्लास में हमने ज्योग्राफी को देखा था और ज्योग्राफी में बताया गया था कि ज्योग्राफी क्या होती है, यानी भूगोल होती क्या है, भूगोल का अर्थ क्या होते हैं, भूगोल की जनक कौन है। तो भूगोल के कौन से अलग अलग जनक के रूप में हमने देखा था कि अनेक सारे जनक आए थे। तो इन सभी के बारे में पिछले वीडियोज में हमने बात किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो भारत की अवस्थिति है, भारत कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है भारत की, भारत को कैसे हम जानेंगे कि विश्व में भारत कहाँ पे होगी। तो इन सभी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या ऊपर आई बटन में भी इसके लिंक मिलेगी, जहां आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। क्योंकि जब तक अगर आप एक शेड्यूल से नहीं पढ़ते हैं तब तक एक सही ढंग से सभी चीजों को समझना मुश्किल होती है, और जितना आप समझ लेंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगी सब में आपकी परफॉर्मेंस की। तो इसके कारण जो भी आप पढ़े उसको एक शेड्यूल से पढ़े, एक सीरियल से पढ़े, और तभी जाकर के आप आसानी से उस चीजों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो आज के हम शुरू करते हैं। जैसे भारत की अवस्थिति, तो आज जो हमारी यही चैप्टर होगी कि भारत की अवस्थिति के बारे में। तो जैसा हम अगर देखें कि भारत है कहां पे, तो थोड़ी सी पहले एक बेसिक टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो लाइंस होती है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, यानी कि अक्षांश रेखा। इसके ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे वाला जो पार्ट्स है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। अब जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गई, इसके बाद हमारी आती है कि अब भारत जो है, भारत कहाँ पे है। तो भारत, जैसा कि हम लोग इससे पहले आप लोग बचपन से पढ़े आते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो पहली बात यही हो जाती है कि भारत जो है, भारत कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में हम ये तो सिर्फ रटने वाली बातें हो गई कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन यहाँ पे हम केवल रट कर नहीं पढ़ेंगे, जबकि हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 टर्म्स आती है, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर। तो ये जो रेखा होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसके पैरेलल, इसके समानांतर जितना भी रेखा खींची जाएगी, ये सभी की सभी रेखा क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो जैसे ये सभी की सभी रेखा क्या हो गई, अक्षांश रेखा। तो अब अक्षांशों की संख्या जो होती है, ये टोटल अक्षांशों की संख्या 181, 181 अक्षांश होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में 90 अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में टोटल कितने, तो 90 अक्षांश। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 90 अक्षांश होती है। अब ये जो पॉइंट्स है ये तो हो गई 90। तो अब यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब ये जो यानी कि दूसरा ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट को जोड़ने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब अगर हम बात करें कि इंडिया कितने पे है, कैसे हम जानेंगे कि उत्तरी गोलार्ध पे है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अब जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री से एक बार पढ़ने का भी सीख ले। जैसे कि अगर लिखा जाएगा तो इसको हम डिग्री बोलेंगे, अगर एक लाइन से होगा तो इसको हम मिनट बोलेंगे, अगर वही इस पे डबल लाइन खींच दिया गया तो इसको हम सेकेंड, इसको मिनट कहेंगे, इसको सेकेंड कहेंगे।
तो ये जो टर्म्स हो गई, यही पढ़ने की तरीका होती है किसमें, तो यानी कोई भी अक्षांश या देशांतर को, तो यही आ गया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। अब यही अगर ये 0 डिग्री है, दैट मीन्स कि यहां तक आने में टोटल 90, तो ये 0, तो हमें बात करना है 8 डिग्री 4 मिनट, तो मान लेते हैं कि इसी के बीच में कोई एक रेखा होगी जो 8 डिग्री 4 मिनट होगा। अब दूसरा 37 डिग्री, जब 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ 90 डिग्री है, तो इसी के बीच में ना कोई एक होगा रेखा जो 37 डिग्री 6 मिनट होगी। अब यानी ये कि ये जो हमने किया, इसी के बीच में तो कहीं ना कहीं इंडिया रह कर रहा होगा, इसी के बीच में इंडिया होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे जब इसके बीच में इंडिया होगा, मतलब हमें अब एक तो ये भी लोकेशन चाहिए, यानी कि अब एक लोकेशन हमें ये वाले चाहिए, ये भी 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री होगी, ये 0 डिग्री। अब यहां से ये जो टर्म्स आती है, ये इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। अब ये देशांतर क्या होती है, तो ये उत्तरी ध्रुव, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, दैट मींस कि इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ये पॉइंट को, और ये पॉइंट को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहलाती है। अब जैसे ही उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से रेखा मिलाई तो देशांतर रेखा कहलाई। अब यही टर्म्स हमें फिर ये देखना होगा कि भारत किस देशांतर में है, तो भारत पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है, यानी भारत पूर्वी देशांतर में। तो इसको भी हम लोग जैसे ये निकाले वैसे निकाल लेंगे कि ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। अब यानी ये कि टोटल जो देशांतर होती है, टोटल देशांतर कितने 360 होती है। ऐसे अक्षांश और देशांतर का हम अलग से एक चैप्टर लेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में भी होगी, तो जिसके कारण यहाँ पे हमें जितना यूज है हम उसी को देख रहे हैं, जबकि हम अगले क्लास में पूरे अक्षांश और पूरे देशांतर सभी लाइंस के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे ये 360 डिग्री, जैसे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि अर्थ क्या है, एक सर्कल के रूप में है, यानी एक सर्कल के तरह है। और जब एक सर्कल के तरह है तो टोटल इसकी जो टोटल इसमें कितने एंगल्स होगी, तो 360। तो यानी प्रत्येक 1 डिग्री पे 1 एंगल्स है। अब जिसके कारण 360 हो गई, यानी इस ये जो 0 डिग्री लाइन से ये तो मिड पे है, मिडिल पे है, इसके इधर 180 होगा और इसके इधर भी 180 होगा, यानी ये 0 डिग्री, तो ये जो सबसे बाहर वाला लाइन होगा ये 180 डिग्री लाइन हो गई। ये सेम उसी तरीके से इधर भी 180 डिग्री लाइन हो जाएगा। अब हमें देखना कितने को है, तो 68 डिग्री 7 मिनट को। दैट मीन्स कि ये अब ये किधर की, तो ईस्ट की बातें हो रही है, तो ईस्ट इधर ही है, मतलब कि ये 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री के बाद हम अगर एक लाइन यहाँ खींच देते हैं और इसे हम मान लेते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं, अब इसे हम मान लेते हैं कि कितना 68 डिग्री 7 मिनट है। अब ये 68 डिग्री, ये 180 डिग्री, इसके बाद हमें दूसरा लाइन लेना है कौन सा, तो दूसरा लाइन 97 डिग्री से मान लेते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है ये। अब ये जो एरिया हुआ, पहले तो हमने ये निकाल लिया था कि इसके बीच में इंडिया होगी, अब हमने ये निकाल लिया, दैट मीन्स ये जो टर्म्स आया यहीं पे इंडिया है ना, तो ये निकल के आ गई। और यहीं से हमने देखा कि भारत, अब अगर यही बात आती है कि ये हो गया हमारा, तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, तो जिसके कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में और किस देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। अब ये जो एरिया है इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, यानी कितना एरिया है ये, तो इसलिए भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है, यही एरिया किसकी, इंडिया की है। लेकिन अगर यहां से दो ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछती है, अगर ये पूछ दे कि ये विश्व का कितने प्रतिशत है, तो विश्व का यह 2.4% में है।
यानी इंडिया विश्व का कितने प्रतिशत, तो 2.4%। विश्व कहने का मतलब केवल महाद्वीप, यानी ओनली महाद्वीप की बातें होगी। लेकिन महाद्वीप के बाद यही अगर दूसरा क्वेश्चन फिर आपसे पूछ देती है कि महाद्वीप प्लस महासागर, महाद्वीप प्लस महासागर, महाद्वीप प्लस महासागर दोनों को मिला दे तो कितने प्रतिशत होगी, तो केवल व केवल 0.5% में ये रह जाती है। यानी महाद्वीप यही अगर टोटल बात कर ले कि पृथ्वी का कितने परसेंट, तो 0.5%, लेकिन विश्व का कितने प्रतिशत में है, तो 2.4% में इंडिया आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये कि जो भारत है, ये जो पार्ट्स होती है किसकी है, तो ये हो जाता है यूरोप की पार्ट्स। यूरोप के बाद ये आती है एशिया की। तो यही बातें अब आती कि इंडिया जो है, इंडिया किस में, तो किस कंटिनेंट में, तो इंडिया दक्षिणी एशिया में है। यानी इंडिया जो है, इंडिया कहां पे, इंडिया दक्षिणी एशिया में है। अब दक्षिणी एशिया में टोटल कितने कंट्रीज है, तो दक्षिणी एशिया में कुल 8 देश है। और ये 8 देशों में सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा भारत है। यानी ये 8 देशों में सबसे बड़ा भारत है। अब ये 8 देश का नेम भी हमें याद रखना होता है, क्योंकि कई एक बार देखने को मिली है कि एग्जाम में आपसे 8 देश का नाम पूछ देती है। जैसे इसे आप याद रख सकते हैं, अब SIMNP, यानी ये तरीका है इसके याद रखने का। इसको एक ट्रिक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि जो ए है, ए से होती है अफगानिस्तान, बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर अगला बी से भूटान, एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, फिर एम से मालदीव, एन से नेपाल और पी से पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान। तो ये जो इतना टर्म्स होती है, ये हमने देखा कि किस में, तो दक्षिणी एशिया में आती है। और इन सभी में सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा भारत, यानी कि इंडिया सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आती है कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इसके अंतर्गत क्या है इसमें, तो इसी टर्म्स को हम अभी देखेंगे। जैसे हम अगर देखें इस ग्राफ से हम आसानी से समझ सकते कि ये जो होती है, ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। यानी अब ये जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो उत्तर में इसके सबसे जो उत्तरी बिंदु है, ध्यान देंगे ये काफी बार क्वेश्चन पूछी गई है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो कहां पे, तो ये पीओके क्षेत्र में है। यानी वर्तमान ये लद्दाख रीजन में है। पीओके का मतलब होती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हिंदी में इसको बोलेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से। तो ये तो हो गया हमारी पीओके क्षेत्र। अब यही बातें आती है इसके दक्षिण में, तो दक्षिण में यहां पे होगी केप कुमोरिन, केप कुमोरिन। तो ये जो केप कुमोरिन है, ये कहां पे, तो तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी में है, ये कन्याकुमारी में। तो इसलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन में दे देती है या तो केप
कोमोरिन देती है, नहीं तो दक्षिणी में दे देती है कन्याकुमारी की भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी, तो सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी, तो कन्याकुमारी। एक टर्म्स हम अभी और आगे देखेंगे कि ये तो हो गई मुख्य भूमिका यहां तक यानी तमिलनाडु तक, लेकिन क्या सिर्फ तमिलनाडु की ही बातें होती है, नहीं, जबकि भारत में इस रीजन में यहां पे हमारी एक जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार, तो अंडमान और निकोबार ये तो एरिया यहीं तक है, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु यहां पे आगे, और ये सबसे दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट जो थे इस पे 2004 में जब सुनामी आई थी उस समय से जल भर गई और जिसके कारण अभी वर्तमान में इस पे जल है। अब इसी का इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी लिखते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। यही अगर हम इसका एक और नाम देखें तो इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक फिर ला ही चिंग, तो ये ला ही चिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो होते हैं ये तीन अलग अलग नाम से, यहाँ कहीं कहीं LA भी लिख देती है। तो ये जो होते हैं इतने नाम हम किसे देते हैं, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे, तो निकोबार क्षेत्र के सबसे दक्षिणी में है। यही अब क्वेश्चन कैसे पूछती है, तो एक बार हम फिर से समझ ले कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन, इंदिरा कोल, कहाँ पे, तो PO के क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख रीजन में। अब यही भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी है, जो कहां पर, तो तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन यही इसके बाद पूछते कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे किस किस नामों से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या ला ही चिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये ला ही चिंग के नाम से भी इसे जाना जाएगा। अब इसके बाद आती है वेस्ट और ईस्ट में, तो वेस्टर्न पार्ट जो भारत की है इसको हम बोलते हैं सरहर क्रीक, सरहर क्रीक। अब इसी का दूसरा कहीं कहीं सर क्रीक भी लिखा मिल जाता है, सर क्रीक। अब यही इसका एक नाम और दिए जाते हैं बुहार मोटम, फिर इसी का गुहार मोटा को दूसरा गुहा मोती भी कहा दिया जाता है, गुहा मोती। तो ये जो टर्म्स है ये हमारी कहां पे, तो ये सभी गुजरात रीजन में है, गुजरात में। अब यहां से आपसे दो ढंग से क्वेश्चन पूछ सकती है, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन सी, तो गुजरात। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी, तो सरहर क्रीक या गुहा मोटम। ज्यादातर एग्जाम में यही दोनों का यूज होती है, लेकिन कभी कभी गुहा मोती या सर क्रीक भी दे देती है। इसके लिए हमें सभी टर्म्स को पढ़ना होगा, तभी हम आसानी से सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी वेस्टर्न पार्ट यानी कि पश्चिमी बिंदु। अब यहाँ पे बातें आती है उत्तरी बिंदु की, तो जो उत्तरी बिंदु है ये कौन सा, तो उत्तरी बिंदु में के अंतर्गत आती है वगालू, वगालू या फिर किबथू, इसी को कहीं कहीं किबयू भी कहा जाता है, किबयू। अब ये जो है ये कहां पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, यानी ये जो स्थित है ये कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो यही टर्म्स हमें यहाँ पे देखना होता है कि भारत की सबसे, अब एक बार समझ ले इसे, कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन, तो बगालू या किबथू या किबयू है, जो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी, तो गुजरात राज्य में गुहाल मोटा या सरहर क्रीक है। इसके बाद बातें आती है कि इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, तो इंदिरा कोल से केप कोमोरिन इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 3065 किलोमीटर,
365 किलोमीटर इसके बीच की, यहां पे ध्यान देंगे, इंदिरा कोल से केवल केप कोमोरिन, मतलब भारत के मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण तक की जो डिस्टेंस है, जो यानी कि यहां से दूरी है, ये कितना 365 किलोमीटर। लेकिन अगर यही पूछ दे कि भारत की कुल उत्तर से दक्षिण तक की डिस्टेंस कितना होगी, दैट मीन्स कि यहां से इसे हम बढ़ा करके हम ले आएंगे कहां तक, इंदिरा पॉइंट तक। मतलब ये कंप्लीट इस एरिया से यहां तक की जब बातें होगी तो इसका डिस्टेंस हो जाती है 3214 किलोमीटर। याद रखें, एग्जाम में ज्यादातर 3214 ही पूछी जाती है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी कितना, तो 3214 किलोमीटर। लेकिन अपर लेवल में आपसे पूछ देगी कि इंडिया की जो इंदिरा कोल से केप कोमोरिन के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितना, यानी मुख्य भूमि के बीच की डिस्टेंस कितना है, तो 365 किलोमीटर मुख्य भूमि के बीच की डिस्टेंस है। अब ये तो हो गई कि नॉर्थ से साउथ के बीच की। अब वेस्ट से ईस्ट, यानी ये वाले पार्ट्स, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितना, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये जो एरिया होती है ये किस में, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि गुहालमोटा से बगालू के बीच की डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। अब भारत की जो आकृति है ये किस आकृति पे हमने बनाया, क्या ये त्रिभुजाकार या चतुष्कोणीय, तो इसलिए बातें आती कि भारत की जो आकृति है, भारत की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। याद रखें, ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में रिपीट किए गए कि भारत की आकृति कैसी, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति की है। तो आज के लिए इतने ही। फिर अगले क्लास में हम देखेंगे भारत की अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उसमें व्हाट्सएप पे भी आप कोई भी डाउट इससे कर सकते हैं।